आज हम आप लोगों के लिए ऐसे 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बोर्ड एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। और ये 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो इनमें से आपको 100% फंसने की उम्मीद है। चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर है। इसकी क्षमता होगी तो हम लोगों को ये याद होना चाहिए कि एक लेंस की फोकस दूरी तो इतनी दी है, इसकी क्षमता होगी। तो क्षमता के लिए एक फार्मूला हम लोग पढ़ लेंगे। दो फार्मूला आपको पता होने चाहिए। लेंस की पावर बराबर लेंस की क्षमता, इसे लेंस की पावर कहते हैं। P बराबर होता है 1/f फोकस दूरी मीटर में, या फिर इसको हम ये भी पढ़ सकते हैं कि 100/f सेंटीमीटर में। यहाँ पर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो F इक्वल कितना है 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। तो हम P निकाल सकते हैं आराम से कि 100/20 डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 5। तो लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है, ये भी याद रखेंगे। तो यहाँ से आपको एक तो 3 तरीके से क्वेश्चन पर बनेगा कि यदि लेंस की क्षमता पूछे तो डायोप्टर होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक तो डायोप्टर होता है। और यदि आपसे पूछ ले कि फोकस दूरी दे और क्षमता पूछे तो आप इस तरीके से निकाल देंगे। यदि आपसे ये कह दे कि किसी लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है तो फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम लोग यहाँ पर सीधे सीधे यही फार्मूला में रख देंगे कि P बराबर कितना है 5 डायोप्टर है, और हमें फार्मूला ये होता है P बराबर 1/f मीटर में। तो इसमें वैल्यू रख देंगे 5 डायोप्टर इक्वल 1/f मीटर में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो F ये आपकी मीटर में वैल्यू है इंटू 5 इक्वल 1। तो F मीटर में इक्वल हो जाएगा 1/5। पॉइंट लगाएंगे 0, 5 2 जा 10, तो ये आ जाएगा 0.2 मीटर। इसे सेंटीमीटर में जब हम लोग चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 इंटू 0.2, क्योंकि 1 मीटर बराबर जो होता है 100 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 0 0 और 0.1 डिजिट है यहाँ पे लगा देंगे इतने सेंटीमीटर। तो 2 क्वेश्चन इस फार्मूला से बनते हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। विभव का मात्रक क्या है? विभव का मात्रक क्या है? विभव का मात्रक क्या है? तो यहाँ पर अगर ऑप्शन आपके पास दिए हों, जैसे ओम, एम्पियर, वोल्ट, पहला दिया है ओम, दूसरा दिया है एम्पियर, तीसरा दिया है वोल्ट, और फोर्थ दिया है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि विभव क्या है। तो विभव के लिए आपको मालूम है कि कोई वायर हो और इसमें अनंत से विभव प्रवाहित करने पर कितना कार्य किया जाए, या कार्य करने में प्रयुक्त आवेश की मात्रा को विभव कहते हैं। जैसे इसका फार्मूला होता है कि विभव इक्वल कार्य बटे आवेश।
इससे हम फार्मूला निकाल सकते हैं, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम, जूल पर कूलाम, या इसी को हम कहते हैं वोल्ट। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट, ये वाला सही हो जाएगा। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुल्य है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुल्य है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुल्य है। अब यहाँ पे ऑप्शन ये दिया हो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, सेकेंड दिया हो 3.4 इंटू 10 की पावर -24 जूल, और थर्ड दिया हो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, और फोर्थ दिया हो 3600 जूल। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर आपका कितना मान होता है, ये हम लोगों को ध्यान रखना होगा। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो तुल्य होता है वो कितने के बराबर होता है, तो हमें याद रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है, इतना होता है। तो यहाँ पर हमें निकालना है एक इलेक्ट्रॉन कितने जूल के बराबर होगा। सर ये यहाँ पे जूल दिया है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे जो कूलम है, कूलम की जगह पे हम जूल कर देंगे, तो यही इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। स्वस्थ नेत्र के लिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्वस्थ नेत्र के लिए, स्वस्थ नेत्र के लिए मनुष्य की स्पष्ट दृष्टि, मनुष्य की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, की न्यूनतम दूरी होती है। इसकी न्यूनतम दूरी कितनी होती है ये हमें पता। सीधे सीधे अगर हम स्वस्थ नेत्र के लिए मनुष्य की न्यूनतम दूरी पूछी जाए तो आप लोग याद रखेंगे 25 सेंटीमीटर, और अगर अधिकतम दूरी पूछी जाए तो इनफाइनाइट होती है। तो यहाँ पर 25 सेंटीमीटर आपको पता रखना है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, विद्युत विभवांतर का मात्रक है, विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या है, विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या है। तो इसमें फर्स्ट दिया है एम्पियर, सेकेंड दिया है वोल्ट, थर्ड दिया है कूलम, और फोर्थ दिया है जूल। तो इसमें हम देखें जो एम्पियर मात्रक होता है वो धारा का होता है, धारा का, और वोल्ट जो होता है अभी आप लोगों ने पढ़ा था विद्युत विभव का, विद्युत विभव, और यहाँ पर क्या है विभवांतर है, तो ये भी वोल्ट ही हो जाएगा, विद्युत विभवांतर का भी मात्रक। और कूलम होता है विद्युत आवेश का या इलेक्ट्रिक चार्ज का, विद्युत आवेश का या इलेक्ट्रिक चार्ज का। और ये जो मात्रक होता है, ये यूनिट जो होती है वो वर्ग की होती है, वर्ग की या कार्य की, वर्ग। और दूसरी जो, या इसे हम ये भी कह सकते हैं ऊर्जा का भी मात्रक होता है, ऊर्जा का भी या एनर्जी मात्रक। ये आपका जूल जो होता है वो वर्क का भी होता है और एनर्जी का भी होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक। इसमें जो ऑप्शन बनते हैं वो आपके ये बनते हैं न्यूटन। सेकेंड जो बनता है वो आपका न्यूटन, इसमें ऑप्शन दिया है न्यूटन इंटू मीटर। थर्ड जो दिया है वो दिया है टेस्ला, और फोर्थ दिया है एम्पियर। तो न्यूटन आपको जानते हो कि बल का मात्रक होता है। सबसे पहले हम एक एक को यदि एक्सप्लेन कर लें तो जो बचेगा वही आपका हो जाएगा, यदि आपको जानकारी है तो। और एम्पियर जो है वो धारा का मात्रक है। तो दो विकल्प ये कट गए, दो बचे। एक तो है न्यूटन इंटू मीटर और दूसरा है टेस्ला। तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है वो क्या होता है, टेस्ला का होता है। अगला देखेंगे हम लोग, ऊर्जा का बड़ा मात्रक क्या है। ऊर्जा का बड़ा मात्रक क्या है। इसमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकेंड है इसका वाट सेकेंड, थर्ड है किलोवाट घंटा, या हम किलोवाट आवर्स कहेंगे इसे, और फोर्थ है इसका जूल। यहाँ पर देखेंगे ऊर्जा का जो बड़ा मात्रक पूछा जाए या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक। तो इस व्यवहारिक मात्रक को ऐसे याद रखेंगे कि ये जो है किलोवाट घंटा, ये इसका मात्रक जो होगा वो किलोवाट घंटा होगा। और इसकी जो वैल्यू होती है किलोवाट घंटा की वो 3.6 इंटू 10⁶ जूल। या फिर इसका जो मान होता है या तो हम इसे किलोवाट घंटा कहें या इसे हम यूनिट कहें। नेक्स्ट, अश्वशक्ति किसका मात्रक है, किसका एसआई मात्रक है। तो इसमें ऑप्शन अगर आपको इस तरीके से मिले, ऊर्जा का, एनर्जी का, दूसरा कार्य का, तीसरा शक्ति का और चौथा धारा का। तो यहाँ पर हम लोग जो अश्वशक्ति मात्रक होता है वो किसका होता है, शक्ति का, पावर का। या इसे शक्ति का मात्रक दूसरा एक होता है, इसे हम वाट भी कहते हैं, एक वाट। और एक अश्वशक्ति बराबर कितने वाट होते हैं ये भी पूछा गया। 1 हॉर्स पावर इक्वल कितने वाट होते हैं, तो ये भी हमें याद रखना है 746 वाट। यहाँ से एक चीज़ और याद रखेंगे कि 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1 किलोवाट में, तो ये किलोवाट में 10⁻³ वाट। अगर आपसे पूछ ले कि 1 मेगावाट में कितने वाट होते हैं, मेगावाट में कितने वाट होते हैं, 10⁻6 वाट। और यदि 1 माइक्रोवाट पूछ ले कि 1 माइक्रोवाट बराबर कितने वाट होते हैं, तो 10⁻⁻6 वाट। ये हम लोगों को याद रखना। चलो आगे देखते हैं।
अब हम लोग कुछ केमिस्ट्री के विकल्प देखते हैं कि उसमें कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हम लोग ये लेते हैं, आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ, आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ ऑप्शन है हमारे पास, 1 है Na2CO3, सेकेंड ऑप्शन है HCl, थर्ड है NaCl और फोर्थ है CaCl2। अब जो विकल्प हम लोगों के पास दिए हैं, इसको हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट और इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये आपका नमक है, या सॉल्ट कहेंगे, या सोडियम क्लोराइड कहेंगे। ये आपका कैल्शियम क्लोराइड है। तो यहाँ पर जो आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयुक्त होने वाला जो पदार्थ है वो HCl होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला केमिस्ट्री का सेकंड क्वेश्चन यदि हम देखें, लिथियम विकर्ण संबंध दर्शाता है, तो लिथियम विकर्ण संबंध दर्शाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दिया है Na के साथ, सेकेंड दिया है K के साथ, पोटेशियम के साथ, थर्ड दिया है मैग्नीशियम के साथ और फोर्थ अगर हम देखें तो फोर्थ हम ले लेंगे एल्युमिनियम के साथ। सबसे पहले हमें विकर्ण संबंध यदि आता है तो ये हम दिखा देंगे कि लिथियम का संबंध किसके साथ है। तो विकर्ण संबंध में आवर्त सेकेंड और आवर्त थर्ड के एलिमेंटों को देखें तो ये होता है लिथियम, बेरिलियम, कार्बन और नाइट्रोजन, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। यहाँ पर थर्ड आवर्त में देखिए अगर तो क्या हो जाएगा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन। लिथियम का जो विकर्ण संबंध बनता है वो Mg के, और बेरिलियम का बनता है एल्युमिनियम से, और बोरान का बनता है सिलिकॉन से। तो आवर्त सेकेंड में कार्बन नहीं बनाता है और आवर्त थर्ड में सोडियम नहीं बनाता है। क्योंकि विकर्ण संबंध की यदि हमें परिभाषा लिखनी हो तो हम ऐसे लिख देंगे कि आवर्त सेकेंड के तत्व या एलिमेंट आवर्त थर्ड के विकर्णता अभिमुख होते हैं, इसे विकर्ण संबंध कहते हैं। तो यहाँ पर जो आपका लिथियम है वो विकर्ण संबंध किसके साथ बना रहा है, मैग्नीशियम के साथ, और बेरिलियम जो है वो एल्युमिनियम के साथ, और बोरान जो है सिलिकॉन के साथ। तो ये आपको यदि आप आता है तो ये प्रश्न सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध जल का पीएच मान है, शुद्ध जल का पीएच मान है। शुद्ध जल के अगर पीएच की मान की बात करें तो फर्स्ट में दे 6, सेकेंड में दे दें 7, थर्ड में दे दें 8 और फोर्थ में दे दें 9। तो हमें मालूम है कि जल कैसा होता है, उदासीन होता है, और अम्लीय क्षेत्र जो होता है वो एक अम्लीय की कंडीशन जो होती है वो 0 से लेकर 6.9 तक ये अम्लीय होते हैं, और जो 7 होता है वो आपका उदासीन होता है, उदासीन। और जो 7.1 से लेकर 14 तक क्षारीय कंडीशन होती है। तो यहाँ से हमें ये पता चल जाएगा कि जो शुद्ध जल होता है वो कैसा होता है, कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है और न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। फोर्थ देखेंगे, निम्नलिखित फोर्थ अगर हम क्वेश्चन देखें इसका केमिस्ट्री का, प्राकृतिक गैस में मुख्यता होती है। फोर्थ क्वेश्चन में अगर हम देखें प्राकृतिक
गैस में मुख्यतः होती है। तो ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन है प्रोपेन, दूसरा ऑप्शन है मेथेन और तीसरा ऑप्शन है एथेन और चौथा ऑप्शन है एथिलीन। तो जो प्राकृतिक गैस होती है उसमें मुख्यतः मेथेन गैस पाई जाती है, मुख्यतः मेथेन गैस पाई जाती है। अगला विकल्प हम लोग देखेंगे, चार हम लोगों ने यहां पर देखे। फिफ्थ विकल्प देखते हैं, HCHO का IUPAC नाम है। तो ऑप्शन हम लोगों के पास जो है, फर्स्ट ऑप्शन है फॉर्मेल्डिहाइड, सेकेंड है मेथेनॉल और फोर्थ है मेथेनल और फोर्थ ऑप्शन है फार्मिक अम्ल। अगर हम ऑप्शन को देखें तो फॉर्मेल्डिहाइड इसका HCHO का जनरल नाम है, सामान्य नाम है, और जो मेथेनॉल है इसका अल्कोहलिक समूह होता है, तो ये हो जाएगा CH3OH, तो ये भी नहीं बन सकता है। अगर हम फार्मिक अम्ल देखें तो इसका फार्मूला होता है HCOOH, जो चींटियों में पाया जाता है। तो बचा क्या, मेथेनॉल, यही टिक कर देंगे। तो यहाँ पर जितने भी CHO समूह जिनमें पाया जाएगा उनमें अल लग जाता है, तो इसीलिए ये क्या बन जाएगा, मेथेनॉल। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कॉपर पाइराइट का सूत्र है, कॉपर पाइराइट का सूत्र है। ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट CuFeS2, सेकेंड है Cu2S, थर्ड है Cu2O और फोर्थ ऑप्शन जो दिया है वो दिया है CuCO3 इंटू CuOH का होल टॉइज। तो यहाँ पर कॉपर पाइराइट का हमें सूत्र देखना है, कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होगा। तो कॉपर पाइराइट का सूत्र जो आपको पता होना चाहिए CuFeS2 होता है। अगला देखते हैं, सेवेंथ क्वेश्चन, बॉक्साइट अयस्क किसका होता है, बॉक्साइट अयस्क किसका होता है। फर्स्ट दे देगा एल्युमिनियम का, दूसरा कार्बन का, तीसरा कॉपर का और चौथा सिल्वर का। तो हमें याद रखना है कि जो बॉक्साइट अयस्क जो होता है वो एल्युमिनियम का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित कर देगी। निम्न में
कौन सी धातु निम्न में कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगी। कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगी या विस्थापित करती है? यहाँ पर पहला ऑप्शन है Mg, सेकेंड दिया है कॉपर, थर्ड दिया है Pt और फोर्थ दिया है Hg। तो ध्यान रखेंगे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिन धातुओं का हाइड्रोजन से स्थान ऊपर होगा वे सभी की सभी धातुएं अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगी, और जिन धातुओं का हाइड्रोजन से नीचे होगा वे अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही होगा वो क्या होगा? यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा, ये हमें देखना पड़ेगा। तो Mg जो देखें तो ये हाइड्रोजन से ऊपर है, अगर हम कॉपर देखते हैं तो नीचे है, अगर हम प्लेटिनम देखते हैं तो ये भी नीचे है, और Ag भी नीचे है। तो ये आपके इसको विस्थापित नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा Mg। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह है। ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह है। तो ब्यूटेनोन में फंक्शनल ग्रुप पूछ रहा है, कौन होगा? तो फर्स्ट ऑप्शन इसका दिया हुआ है CHO, सेकेंड दिया है कार्बोनिल समूह, थर्ड दिया है OH, और फोर्थ दिया है OCH3। तो यहाँ पर हम देखें कि ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह पूछा गया, तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप में हमें पता होना चाहिए जो CHO होता है वो आपका एल्डिहाइड समूह होता है। एल्डिहाइड इसे हम अल लिखते हैं, तो ये तो हो नहीं सकता है। ये आपका इसे हम पढ़ते हैं कार्बोनिल समूह, और ये इसी को हम नोन भी कहते हैं, और हमसे पूछा है ब्यूटेनोन, तो यही हमारा ऑप्शन सही होगा। लेकिन बाकी को भी हम देख लेते हैं। ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप होता है इसे अल्कोहलिक समूह कहते हैं, अल्कोहलिक समूह। और जो ये अल्कोहलिक समूह होता है इसमें ऑल लगता है, क्या लगता है? सामान्य एल्केन में ऑल लगा देते हैं। और ये हमारा जो है वो ये OCH3 है, या इसे ये भी लिखा जा सकता है सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R जो होता है वो एल्किल ग्रुप होता है। R जो होता है वो एल्किल ग्रुप से हम मानते हैं, और एल्किल ग्रुप को R से प्रदर्शित करते हैं। ये टू टाइप्स के होते हैं, CH3 C2H5। मोस्टली हम CH3 C2H5 लगाते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि सामान्य हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु रिप्लेस करके हम एल्किल ग्रुप बना लेते हैं। तो इसका जो क्रियात्मक समूह है ये ऑक्सी है, बट इसमें CH3 जुड़ा है तो इसलिए ये बनेगा मेथॉक्सी। ये हम लोग ध्यान रखेंगे। अगला एक लास्ट क्वेश्चन इसका हम देख लेते हैं 10। धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है, धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है
जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है Cu, सेकेंड है हमारे पास Ag, थर्ड है एल्यूमिनियम और फोर्थ है प्लेटिनम Pt। तो ध्यान यहाँ पे हमें ये रखना होगा कि कौन सी धातु सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है। तो सरलता से जो ऑक्सीकृत धातु होती है वो कौन सी है, जो ज़्यादा एक्टिव धातु होगी, या हम कह सकते हैं कि जो ज़्यादा सक्रिय धातु होगी। तो यहाँ पर जो ज़्यादा से ज़्यादा जो कंपाउंड बनाती है ऑक्सीजन से क्रिया करके वो एल्यूमिनियम हो जाएगी। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, एल्यूमिनियम। अब हम लोग बायोलॉजी के 10 क्वेश्चन देख लेते हैं। पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? इसमें यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, या पुरुषों में समजात गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। समजात गुणसूत्रों की संख्या भी पूछी जाती है, गुणसूत्रों की संख्या। और ये क्वेश्चन और पूछा जाता है, विषमजात गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। विषमजात गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, गुणसूत्रों की संख्या। तो ध्यान ये रखेंगे, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑप्शन जो दिया है वो दिया है 44 प्लस XX, सेकेंड दिया है 44 प्लस XY, थर्ड दिया है 23 और फोर्थ दिया है 46 प्लस XY, 46 प्लस XY। और यहाँ पर पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या पूछी गई है। तो पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या, जो विषमजात गुणसूत्र होते हैं वो 1 पेयर होती है, 1 जोड़ी कह सकते हैं, या 1 जोड़ी 1 पेयर। और जो पुरुषों में गुणसूत्र होते हैं विषमजात वो X और Y होता है। जो पुरुषों में समजात गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं, 22 पेयर्स या 22 जोड़ी। जो समान होते हैं या इन्हें दैहिक गुणसूत्र भी कहते हैं, इनकी संख्या 44 हो जाएगी। तो आप लोग देख सकते हो कि 44 और प्लस XY दिया हो, वही ऑप्शन सही हो जाएगा। यही पुरुषों की बात थी। अगर स्त्रियों की बात करें, स्त्रियों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो टोटल गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। इसमें विषमजात या इन्हें हम कह सकते हैं 23 पेयर, और समजात गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो 22 पेयर होती है, या इन्हें हम 44 कह सकते हैं। और विषमजात जो गुणसूत्र होते हैं 1 पेयर, 1 पेयर। और अगर इनकी संख्या की बात करें तो कितनी हो जाएगी, XX। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें कि जठर रस स्रावित होता है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जठर रस स्रावित होता है, जठर रस स्रावित होता है। तो फर्स्ट है अग्न्याशय से, अग्न्याशय, एक मिनट, अग्न्याशय सही तो लिखता हूँ, नाशय से। सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा पित्ताशय से, थर्ड हो जाएगा आमाशय से, और फोर्थ हो जाएगा ऑप्शन
यकृत से। तो यहाँ से हम देखें जठर रस जो स्रावित होता है, वो जठर रस हमारा किससे स्रावित होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो जठर रस जो स्रावित होता है वो आपका जठर रस है, या हम इसे जठर जूस भी कह सकते हैं। ये हमारा कहाँ से होता है? आमाशय से, पेट से, आमाशय से। अगर एक और पूछा जाता है पित्त रस, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? अगर हम पित्त रस की बात करें तो ये कहाँ से स्रावित होता है? तो ये यकृत से स्रावित होता है। और अगर स्टोर पूछा जाए तो हम लिख देंगे पित्ताशय। अगर स्टोरेज कहाँ होता है, एकत्रित कहाँ होता है, तो स्टोरेज जो होता है वो आपका कहाँ होता है? पित्ताशय। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, रक्त वर्ग की खोज की थी, रक्त वर्ग की खोज की थी। तो रक्त वर्ग की खोज किसने की थी? फर्स्ट ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन ने, चार्ल्स डार्विन। सेकेंड है विलियम हार्वे, विलियम हार्वे। और थर्ड जो है वो है हमारा कार्ल लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर। और फोर्थ है रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक। इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो चार्ल्स डार्विन ने क्या किया? चार्ल्स डार्विन ने एक जैव विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और इन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था? चयनवाद, चयनवाद। अगर हम विलियम हार्वे को देखें तो इन्होंने रक्त परिसंचरण की खोज की, रक्त परिसंचरण की खोज की। तो इन्होंने जो ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी की थी विलियम हार्वे ने, और कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त वर्ग की खोज की, रक्त वर्ग। लेकिन कार्ल लैंडस्टीनर और प्लस अगर वीनर लिखा हो तो ये आप याद रखेंगे RH फैक्टर की खोज की थी, RH फैक्टर की खोज की थी। अगर आपसे RH फैक्टर पूछा जाए तो कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने क्या किया था? RH फैक्टर की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 क्वेश्चन हमारे हो गए, ये आपको समझ में आए होंगे। फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं, निषेचन के बाद फल में बदलता है, निषेचन के बाद फल में बदलता है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा बाह्यदल, बाह्यदल। सेकेंड ऑप्शन है सेकेंड ऑप्शन की बात करेंगे तो पुंकेसर, पुंकेसर। और थर्ड ऑप्शन है अंडाशय, और फोर्थ ऑप्शन है बीजांडसर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो निषेचन के बाद जो फल में बदलता है तो वो आपका अंडाशय बदलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमोनिया से यूरिया का निर्माण होता है, अमोनिया से यूरिया का निर्माण होता है, निर्माण होता है। तो अमोनिया से यूरिया का जो निर्माण होता है, ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट यकृत, सेकेंड दिया है ब्रक, थर्ड दिया है
आंत में, और फोर्थ दिया है फेफड़ों में। फेफड़ों में। तो ऑप्शन देख के आप बताइए कि अमोनिया से यूरिया का निर्माण कहाँ से होता है। तो अमोनिया से यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, ये आप लोग बता सकते हो। यहाँ से ये क्वेश्चन जरूर बनता है और ये क्वेश्चन बार बार आया है। तो देखेंगे कि अमोनिया से यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, या फिर आपसे पूछ सकता है कि यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है। यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है, कहाँ होता है। तो यूरिया का जो संश्लेषण कहाँ होता है, तो ये हमें याद रखना है यकृत। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन मनुष्य की लार में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन मनुष्य की लार में पाया जाता है। कौन मनुष्य की लार में पाया जाता है। लार में पाया जाता है। तो मनुष्य की लार में क्या पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है टाइलिन। सेकेंड ऑप्शन दिया है लाइसोजाइम। और थर्ड दिया है फर्स्ट व सेकेंड दोनों। और फोर्थ दिया है। फोर्थ ऑप्शन ये है पेप्सिन। इस क्वेश्चन को यदि देखें तो ये जो पेप्सिन एंजाइम है ये प्रोटीन पाचक है। और जो पेप्सिन प्रोटीन पाचक है ये आपके अमाशय से स्रावित होता है। बचा गया टाइलिन और लाइसोजाइम, ये दोनों हमारी स्लाइवा से स्रावित होते हैं। टाइलिन एंजाइम क्या करता है कि जो शर्करा होती है उसको मंड में तोड़ देता है, और लाइसोजाइम का कार्य होता है जर्म को नष्ट करना, भोजन में आए जर्म्स को नष्ट करना या मार देना। तो ये इसलिए ये ऑप्शन आपका थर्ड सही हो जाएगा, दोनों। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग। तो विटामिन की डिफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है रिकेट्स। सेकेंड दिया है सूखा रोग। और थर्ड दिया है रतौंधी। और फोर्थ दिया है बेरी। तो जो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है, एक और हम लिख लेते हैं फिफ्थ स्कर्वी रोग। तो रिकेट्स जो होता है, या रिकेट्स कहा जाए या सूखा रोग कहा जाए, ये जो होता है वो विटामिन किसकी कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से। रतौंधी जो होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है, और बेरी जो होता है वो विटामिन बी की कमी से होता है, और स्कर्वी जो होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है। और अगर हमसे रक्त की अल्पता या रक्त का थक्का नहीं जमता है, वो विटामिन के की कमी से होता है, ये भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
मार्फीन है, मार्फीन है, मार्फीन है। ऑप्शन है अल्कोहल, अल्कोहल। सेकेंड ऑप्शन है एल्कोलाइट, एल्कोलाइट, एल्कोलाइट। और थर्ड ऑप्शन है ईथर। और फोर्थ है वाष्पशील पदार्थ, फोर्थ है वाष्पशील पदार्थ, वाष्पशील पदार्थ, वाष्पशील पदार्थ। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, मार्फीन क्या होगा, मार्फीन क्या होगा। तो ये मार्फीन को अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा कि अल्कोहल है, कि ईथर है, कि वाष्पशील पदार्थ है, या अल्कोलाइट्स है। मार्फीन अल्कोहल हो नहीं सकता है, ईथर हो नहीं सकता है, और वाष्पशील पदार्थ है नहीं। तो आपका ये यहां से अल्कोलाइट्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं 9वां, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में O2 का निर्माण, O2 का निर्माण किससे होता है, किससे होता है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा जल से, सेकेंड ऑप्शन है CO2 से, थर्ड ऑप्शन है पर्णहरित से, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर अगर हम देखें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में O2 का निर्माण किससे होता है, तो जल से। अगर आपसे पूछ ले कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ग्लूकोज का निर्माण किससे होता है, तो आप याद रखिएगा कि जो ग्लूकोज का निर्माण होता है वो आपका CO2 से होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पल्मोनरी सिरा खुलती है, पल्मोनरी सिरा खुलती है। जो पल्मोनरी सिरा है वो खुलती है फर्स्ट दाहिने आलिंद में, दाहिने आलिंद में। सेकेंड ऑप्शन है बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद में। और थर्ड ऑप्शन है बाएं निलय में, बाएं निलय में। और फोर्थ ऑप्शन है बाएं निलय में। और बाएं आलिंद, बाएं निलय। और फोर्थ ऑप्शन है दाहिने निलय में, दाहिने निलय में, दाहिने निलय में। तो इसमें हम देखेंगे कि पल्मोनरी सिरा कहाँ खुलती है। आप लोगों को पता होगा, यदि हार्ट पढ़ा है, हार्ट पढ़ा है तो आप लोगों को पता होगा कि ये कहाँ खुलती है। तो जो पल्मोनरी सिरा है ये आपकी बाएं आलिंद में खुलती है, बाएं आलिंद में खुलती है या लेफ्ट ऑरिकल में खुलती है। और पल्मोनरी सिरा का कार्य क्या है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि बाएं आलिंद में जो ब्लड आता है वो कैसा आता है, शुद्ध आता है। और जो